हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इकरा फिजिक्स में। हम हमारा चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे और अभी तक हमने एनर्जी के बारे में जो भी डिस्कशन किया है वो है पोटेंशियल एनर्जी। वहीं से निकल के हमारे पास दो टॉपिक्स और आते हैं जो कि है सेल्फ एनर्जी और दूसरा है एनर्जी डेंसिटी। ओके, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का हमारा खूबसूरत सा लेक्चर विद आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज सेल्फ एनर्जी ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। आपके मन में आ रहा हो कि सर स्फेरिकल शेल की वजह से पोटेंशियल एनर्जी लिखना तो हम जानते हैं, ये नया क्या है इसके अंदर। तो अगर आपने नोट किया हो, अभी तक हमने एनर्जी बेसिकली जब भी आपके पास कंजर्वेटिव फोर्सेस आते हैं और वहां पे एनर्जी का जिक्र होता है तो वो पोटेंशियल एनर्जी की ही बात कर रहा होता है। तो अभी तक हमने जो भी पोटेंशियल एनर्जी का जिक्र किया है वो हमेशा दो अलग अलग पार्टिकल्स का जिक्र किया है। किस तरीके से? फॉर एग्जाम्पल, एक मेरे पास Q1 चार्ज है और एक मेरे पास Q2 चार्ज है। लेट्स से इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है r। तो हम ये बात कहते हैं कि Q1 चार्ज और Q2 चार्ज दो अलग अलग चार्जेस हैं और इनकी जो कंबाइंड पोटेंशियल एनर्जी, ये जो पूरा सिस्टम बना, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है KQ1 Q2 डिवाइडेड बाय r। KQ1 Q2 डिवाइडेड बाय r। फॉर एग्जाम्पल, हमने बात की कि मेरे पास एक स्फेरिकल शेल है जिसकी रेडियस है r और इसके ऊपर जो टोटल यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है वो है q और इसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस दूर एक दूसरा चार्ज रखा हुआ है q। तो ये जो पूरा सिस्टम बना, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? इस पॉइंट के ऊपर इस शेल की वजह से पोटेंशियल विच इज kq बाय स्मॉल r इनटू यहां पे रखा हुआ चार्ज, ये मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी हो गई। हो सकता है यहां पे मेरे पास दो से ज्यादा चार्जेस हो, तभी हम पोटेंशियल एनर्जी को लिखना जानते हैं। डिस्क की वजह से पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, किसी भी डिस्टेंस के ऊपर चार्ज रखा हुआ है तो रिंग की वजह से क्या होगी, ये सारी बातें हमने की। तो आपने नोट किया होगा कि हर बात के अंदर हमने दो अलग अलग चार्जेस, दो अलग अलग चार्ज सिस्टम को कंसिडर किया। कभी भी हमने इस बात का जिक्र नहीं किया कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर मेरे पास, आप ये बात कह रहे हो कि सर आपके पास एक स्फेरिकल शेल है, आपके पास इस तरीके से एक स्फेरिकल शेल है और इसके ऊपर जो टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो है q और इसकी रेडियस है r। तो आपने इस बात का तो जिक्र किया ही नहीं सर कि फॉर एग्जाम्पल आप ये बात कह रहे हो कि इसके ऊपर पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो लेट्स से यहां पे कोई चार्ज होगा dq और यहां पे कोई चार्ज होगा dq। तो इन दोनों की आपस में भी तो कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी। आपने ये बात कही कि भले ही ये यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका इसके साथ जो इंट्रैक्शन है, जो ये आपस में फोर्सेस लगा रहे हैं, उसकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी आई वो ये आई। तो ये जो dq चार्ज है और ये जो dq चार्ज है, ये भी तो आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस लगा रहे होंगे, तब भी तो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो एक ही बॉडी के अंदर जब उसी बॉडी के चार्जेस आपस में फोर्सेस लगाए और उसकी वजह से जब हम पोटेंशियल एनर्जी लिखे तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी या फिर सिंपली सेल्फ एनर्जी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके, तो इस तरीके से हम सेल्फ एनर्जी का कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं और सेल्फ एनर्जी क्या होती है आई होप आपको समझ में आया होगा। सेल्फ एनर्जी और जो नॉर्मल इंट्रैक्शन पोटेंशियल एनर्जी होती है, दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा। ठीक है भैया, चलिए अब निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? ऐसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना यह है कि मेरे पास एक स्फेरिकल शेल है और अगर इसके पास टोटल चार्ज है कैपिटल Q और इसकी रेडियस है कैपिटल R, तो इसकी सेल्फ एनर्जी क्या होगी? सेल्फ एनर्जी बोले तो पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती थी? पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन ये होती थी कि एक Q चार्ज को
उठा के इन्फिनिटी से इस पोजीशन पे लेके आऊं तो उसके अंदर वर्क डन क्या होगा। अब बात यह है कि क्यू चार्ज को एक साथ तो उठा के लाने से रहे, हम बात कर रहे हैं सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी। बोले तो छोटे छोटे चार्जेस की आपस में जो इंटरेक्शन है उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं क्या करूंगा, छोटे छोटे चार्जेस को इंफिनिटी से उठा के इसकी सरफेस के ऊपर लाके रखूंगा और उसके बाद जो वर्क डन होगा दैट वुड बी माय पोटेंशियल एनर्जी। यस और नो? बिल्कुल सही बात। अब अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैं लेके आया छोटा सा डीक्यू चार्ज। इस छोटे से डीक्यू चार्ज को उठा के इसकी सरफेस पे रखने के लिए मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा? कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसको अपोज करने के लिए, मतलब इस डीक्यू चार्ज को अपोज करने के लिए कोई भी चार्ज यहां पे मौजूद नहीं है, तो कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, किसी भी टाइम टी की बात कर रहा हूं, एट एनी टाइम। एक जनरल स्टेटमेंट की मैं बात कर रहा हूं, एट एनी टाइम टी। लेट्स से इसके ऊपर जो चार्ज है वो है Q। किसी भी टाइम t के ऊपर मैं dq लाता गया, तो किसी भी टाइम के ऊपर जो चार्ज है वो है Q, और dq चार्ज अब मैं इंफिनिटी से उठा के यहां पे लेके आ रहा हूं, तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा? बात को जरा गौर से समझो। तो जो छोटा सा वर्क डन होगा dw, ये कितना होगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो वो होगा बेसिकली इसके ऊपर, मतलब ये जो मेरे पास स्फीयर है इसकी वजह से इसके सरफेस के ऊपर पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय ये dq चार्ज। इसी तरीके से तो जो हम वर्क डन लिखते हैं और इसी तरीके से है तो हम पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, यस और नो? तो अगर मैं इसको छोटी सी du लिखूं पोटेंशियल एनर्जी, तो ये क्या होगा, k इंटू इस स्फेरिकल शेल के सरफेस के ऊपर पोटेंशियल k क्यू बाय आर और छोटा सा चार्ज dq। इतना वर्क डन हमको करना पड़ेगा। अब ऐसे मैं dq लाता जाऊंगा और सबको ऐड करता जाऊंगा, और ऐड करने का मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेशन। तो अगर मुझे टोटल पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है तो इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ du। तो k बाय आर तो बाहर चला जाएगा, q dq। इनिशियली चार्ज था 0, फाइनली मुझे चाहिए कि इसका चार्ज हो जाए q। तो q चार्ज लाने के लिए बेसिकली जो वर्क डन करना पड़ेगा वही इसकी सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो ओवरऑल मैं क्या बात बोल सकता हूं कि सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, k q स्क्वायर बाय 2r। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो एक हॉलो स्फीयर की जो सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है k q स्क्वायर बाय 2r। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू, और ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है भैया। अब बात करते हैं सॉलिड स्फीयर की। सॉलिड स्फीयर के लिए हम किस तरीके से लिखेंगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सॉलिड स्फीयर की बात करूं तो मेरा टारगेट क्या है कि मैं चाहता ये हूं कि r डिस्टेंस के ऊपर टोटल चार्ज हो q, और इसकी सेल्फ एनर्जी क्या होगी, मुझे ये बात निकालनी है। अब बात समझो कि फर्स्ट केस में तो क्या था कि जो भी चार्ज मैं लेके आ रहा था वो सरफेस के ऊपर ही लेके आ रहा था। अब मेरे पास सॉलिड स्फीयर है तो जो मैं चार्ज लेके आऊंगा वो मुझे वॉल्यूम के अंदर ले जाना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, किसी भी टाइम t के ऊपर ये बात देख रहा हूं कि लेट्स से मेरे पास जो स्फीयर है उसके ऊपर जो चार्ज है वो है q। अब मैं जो dq चार्ज लेके आऊंगा इंफिनिटी से उठा के, और इसके ऊपर वो चार्ज इसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो लेट्स से मैंने ये बात बोली कि जैसे ही वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो इसने चार्ज की एक थिकनेस बना ली, और वो जो थिकनेस है वो है dr।
कुछ इस तरीके से एक dr थिकनेस के ऊपर मेरे पास dq चार्ज आके बैठ गया। यस और नो? बिल्कुल सही बात। अब अगर मुझे इस dq चार्ज को यहां से उठा के यहां पे लाने में जो वर्क डन होगा वो लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा? सिंपल सा फंडा, छोटा सा वर्क डन इट विल बी इक्वल्स टू छोटे से चार्ज की वजह से, छोटे से चार्ज का जो इंट्रैक्शन है इसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी इट विल बी इक्वल्स टू, ये जो सॉलिड स्फीयर है, लेट्स से ये जो है हमारे पास इसकी रेडियस है r, तो ये जो सॉलिड स्फीयर है इसकी सरफेस के ऊपर पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय ये dq चार्ज, तो इट विल बी k q बाय r इंटू dq। अब सवाल उठता है कि क्या मैं इस dq को लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या बड़ी बात है। बात को जरा गौर से समझो कि अगर मैं ये बात कहूं कि 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम के अंदर जो चार्ज है वो है q, तो यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना होगा? 3q डिवाइडेड बाय 4 पाई आर क्यूब। अब ये जो हमने dq चार्ज रखा ये कितने वॉल्यूम के अंदर है? ये जो छोटा सा वॉल्यूम है ये वाला, इस वॉल्यूम के अंदर है। तो अगर मैं इस वॉल्यूम को देखूं तो क्या मैं इसको एरिया इंटू थिकनेस की फॉर्म में लिख सकता हूं? एरिया कितना है? 4 पाई आर स्क्वायर और थिकनेस कितनी है? dr। तो इसके अंदर जो चार्ज होगा वो होगा 3q डिवाइडेड बाय 4 पाई आर क्यूब इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू dr। तो 4 पाई से 4 पाई गया और ये कितना हो गया? 3q आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर क्यूब इंटू dr। तो ये मेरे पास आया, इतने से वॉल्यूम के अंदर कितना चार्ज आया और उसी को हमने बोला dq। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि ये हमारे पास आया dq? इस dq को यहां पुट करूंगा तो du मेरे पास आएगा कि q डिवाइडेड बाय r, और dq की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3q। एक मिस्टेक हो गई क्या? नहीं, सही है। 3 कैपिटल Q आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर क्यूब इंटू dr। यस और नो? बिल्कुल सही बात। अब जरा गौर से देखो, जैसे जैसे मैं इस बेसिकली अब dq चार्ज को लेके आया तो dr थिकनेस पड़ी, फिर dq चार्ज को लेके आऊंगा तो फिर dr थिकनेस पड़ेगी, तो इसके ऊपर जो टोटल चार्ज होगा वो भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब q भी वेरिएबल है और r भी वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल है और मुझे अब मैं इंटीग्रेट करने जा रहा हूं। इंटीग्रेशन मेरे पास r के रिस्पेक्ट में है, तो मुझे इस q को भी r के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब मुझे ये बात पता है कि q 4/3 पाई आर क्यूब, इस वॉल्यूम के अंदर मेरे पास जो चार्ज है वो है इतना, तो यूनिट वॉल्यूम के अंदर इतना होगा, तो इसका वॉल्यूम कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब। इसके अंदर कितना होगा? q डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई स्मॉल r का क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई गया, तो ये बनेगा q r क्यूब डिवाइडेड बाय r क्यूब, और इसी को हमने बोला q चार्ज। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इसी को तो हमने q बोला था, तो q की वैल्यू मेरे पास ये आ गई। तो मैं क्या बात बोल सकता हूं कि इट विल बी k q r क्यूब इंटू 3q r स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल R क्यूब इंटू r क्यूब इंटू dr। चलिए, अब किससे क्या जा रहा है? एक स्मॉल r से ये गया k q स्क्वायर और 3 भी बाहर आ जाएगा, ये गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अंदर बचा r की पावर 4 और नीचे बचा r की पावर 6 इंटू dr। तो ये मेरे पास आया du की वैल्यू। अगर u चाहिए तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करना पड़ेगा, 0 से लेके कैपिटल R।
तो ये कितना आ जाएगा 3k² डिवाइडेड बाय r की पावर 6 इंटू r की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5। क्या हो गया? तो इससे ये गया, तो ओवरऑल मेरे पास जो सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी आई वो आई 3/5 kq² by r। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आई सॉलिड स्फीयर के लिए। अब अगर आप गौर से देखो, ये भी आपको याद होनी चाहिए। तो मेरे पास सॉलिड स्फीयर के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी आई उसमें आया टर्म 0.6, और अगर आप गौर से देखो तो हॉलो स्फीयर के लिए जो टर्म आई थी उसके अंदर जो मल्टीप्लिकेशन आया वो आया 0.5। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि सॉलिड स्फीयर के लिए यू सेल्फ एनर्जी सॉलिड के लिए ज्यादा होती है एज कंपेयर टू हॉलो? और इसके पीछे का कारण भी है। क्या कारण है कि सेंटर से कुछ चार्ज पास में है, कुछ चार्ज थोड़ा दूर है, लेकिन जब हम हॉलो की बात करते हैं तो सारा चार्ज r डिस्टेंस पे है। पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो डिस्टेंस जब चार्जेस का ज्यादा होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी मेरे पास कम होगी। इसीलिए हॉलो चार्जेस के लिए जो सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी आती है वो कम आती है और सॉलिड के लिए मेरे पास ज्यादा आती है। आपको याद क्या रखना है कि सॉलिड स्फीयर के लिए सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी होती है 3/5 kq² by r और हॉलो स्फीयर के लिए होती है kq² by 2r। मतलब एक तरफ आता है 0.5 हॉलो के लिए और सॉलिड के लिए आता है 0.6। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए अब इसी के बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। क्या बोला है? टू नॉन कंडक्टिंग हॉलो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर्स ऑफ रेडियाई r1 एंड r2 with charges q1 and q2 respectively are placed at a distance r. Find out total energy of this system. मेरे पास दो शेल्स है, हॉलो स्फीयर्स है और कुछ वो इस तरीके से रखे हुए हैं। इसकी रेडियस r1, इसके ऊपर चार्ज q1, इसकी रेडियस r2 और इसके ऊपर चार्ज q2। इन दोनों के सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है वो है r। तो इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मुझे लिखनी है। चलिए, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम जब मैं लिखना चाहूंगा तो वो कितनी होगी? सबसे पहले इसकी सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी कितना क्या है? हॉलो स्फीयर है तो k q1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r1 प्लस उसकी सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी k q2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r2 प्लस इन दोनों की आपस में इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी भी तो होगी जो हम पहले लिखते थे। तो वो कैसे लिखेंगे? या तो इसकी वजह से इसके सेंटर के ऊपर पोटेंशियल लिख लो, कितना होगा k q1 डिवाइडेड बाय r, यस और नो? तो k q1 डिवाइडेड बाय r मल्टीप्लाई बाय उसका चार्ज विच इज q2, तो k q1 q2 डिवाइडेड बाय r। तो ये मेरे पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। आपके मन में आ रहा होगा कि सर अभी तक तो जब भी हमने इतने सारे सवाल किए जिसके अंदर हमने कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाया, उसके अंदर तो कहीं पे भी हमने सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी तो लिखी ही नहीं। तो बेटा ध्यान दो, सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी के जो फॉर्मुलेज है उसके अंदर आता है kq² by r। जब तक मेरे पास या तो रेडियस या चार्ज इन दोनों में से कोई भी चीज चेंज नहीं होती तो सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होगी। और जितने भी सवाल हमने सॉल्व किए हैं उनके अंदर ना तो चार्ज किसी भी स्फीयर के ऊपर चेंज हो रहा है ना उसकी रेडियस चेंज हो रही है। तो अगर ये दोनों चीजें चेंज नहीं हो रही है तो सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होगी। तो इनिशियली और फाइनली सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी सेम रहेगी। तो जब आप लिखोगे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो इस तरफ एक टर्म आएगा और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे तो उस तरफ राइट हैंड साइड पे भी सेम ही टर्म आएगा। और सेम टर्म आएगा तो आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और कैंसिल हो जाएंगे। तो इसीलिए हमारे आंसर के ऊपर इतना इफेक्ट नहीं पड़ा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो इफेक्ट कहां पड़ेगा? जब हमारे पास किसी भी स्फीयर के ऊपर या तो चार्ज चेंज हो या फिर उसका शेप और साइज चेंज हो। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके,
चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, क्या बोला है, अ स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r विद यूनिफॉर्म चार्ज q इज एक्सपेंडेड टू रेडियस 2r। बेसिकली सिचुएशन क्या है कि मेरे पास कोई एक शेल है जिसके ऊपर चार्ज है q और इसकी जो रेडियस है वो है मेरे पास r। अब मैंने क्या किया, इसको एक्सपेंड कर दिया, एक्सपेंड करके इसकी जो रेडियस है उसको कर दिया 2r और चार्ज मेरे पास q ही है इसके ऊपर। तो मुझसे सवाल में ये बात पूछी है, फाइंड द वर्क परफॉर्म्ड बाय द इलेक्ट्रिक फोर्सेस एंड एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्सेस इन द प्रोसेस। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्सेस मुझे लिखना है। मुझे ये बात पता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स मेरे पास आएगा नेगेटिव ऑफ u फाइनल माइनस u इनिशियल। इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इसका किसी और स्फीयर के साथ या फिर किसी और चार्ज के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करेंगे। इनिशियल सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी कितनी है कि q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास कितनी हो जाएगी कि q स्क्वायर इंटू 2 इंटू, अब इसकी रेडियस कितनी हो गई 2r, तो ये 1/2 माइनस 1/4 बनेगा 1/4, तो k q स्क्वायर बाय 4r। ये तो हमने लिखा वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्सेस। और अगर मुझसे ये बात पूछी है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, तो मैंने आपको ये बात पहले भी बता रखी है कि अगर मुझे कोई भी वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं गिवन में है, इसका मतलब वो काम हमने स्लोली किया है। और अगर स्लोली किया है तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्सेस और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक नेगेटिव का फर्क होगा। इट विल बी नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, इट विल बी इक्वल्स टू माइनस के q स्क्वायर बाय 4r। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। एक और बात जो आपने यहां पे नोट की होगी कि जैसे ही मैंने इस स्फीयर की रेडियस को चेंज किया तो इसकी सेल्फ एनर्जी भी चेंज हुई। तो अगर आपने नोट किया हो कि जितने भी हमने सवाल किए हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के अंदर, उसके अंदर ना तो Q चेंज हो रहा है ना R चेंज हो रहा है, तो वहां पे आप अगर सेल्फ एनर्जी ना भी लिखो पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में तो भी बात बन जाएगी। लेकिन जहां पे मेरे पास Q और R चेंज होगा वहां पे आपको सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी भी लिखनी पड़ेगी, जहां जहां पे पोटेंशियल एनर्जी टर्म आएगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं जो कि हमारे पास है एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। एनर्जी डेंसिटी बोले तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। कहने का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन के अंदर, मतलब जहां पे भी मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अगर उस रीजन के अंदर कोई भी चार्ज मैंने रख दिया या फिर कोई भी बॉडी मैंने रख दी तो उसके अंदर एक एनर्जी आएगी। उस दैट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना होगा उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, छोटा सा फॉर्मूला है, वो हमको देखना है। किस तरीके से सिचुएशन है समझने की कोशिश करेंगे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरीके से E और इसके अंदर एक V वॉल्यूम का मेरे पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है तो उसके पास एक एनर्जी आएगी। उसका जो डेरिवेशन है, बेसिकली एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का जो डेरिवेशन है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसका फॉर्मूला है। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमारे पास कितना होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। U/V बोले तो एनर्जी पर वॉल्यूम, इट इज इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। ये बात हम कर रहे हैं वैक्यूम के लिए, है ना, वैक्यूम के लिए। अगर कोई दूसरा मीडियम होगा तो एप्सिलॉन नॉट की जगह उस मीडियम की परमिटिविटी हम लिख देंगे। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके,
चलिए अब सवाल सॉल्व करते हैं किस तरीके से हमारे पास सिचुएशन होगी। एनर्जी बेसिकली हम पोटेंशियल एनर्जी की ही बात करेंगे, आगे जाके इसको एक बार और प्रूफ कर दूंगा कि इस एनर्जी का मतलब पोटेंशियल एनर्जी ही है, बस उसको कहने का तरीका कुछ और है। ओके चलिए सवाल सॉल्व करते हैं जिससे हमारे पास क्लैरिटी आएगी। क्या बात है, फाइंड आउट एनर्जी स्टोर्ड इन एन इमेजिनरी क्यूबिकल वॉल्यूम of side A in front of a infinitely large non-conducting sheet of uniformly charged density sigma। कहने का मतलब क्या हुआ कि मेरे पास एक लार्ज शीट है और इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है सिग्मा, और इसके सामने मैंने क्या किया कि एक क्यूब को रख दिया। तो मुझसे सवाल में ये बात पूछी है कि इस क्यूब के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी। अब बात समझो कि इस सिग्मा की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से होगी तो क्योंकि ये क्यूब, ये जो वॉल्यूम है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, इस वजह से इसके अंदर कोई ना कोई एनर्जी स्टोर्ड होगी, एंड दैट एनर्जी per unit volume it is 1/2 epsilon naught into E square। तो अगर मुझे एनर्जी लिखनी है तो 1/2 epsilon naught, E की वैल्यू कितनी है सिग्मा बाय 2 epsilon naught का होल स्क्वायर इनटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा A क्यूब। तो ये मेरे पास इस क्यूब के अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी वो होगी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, क्या बोला है, फाइंड आउट एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल ऑफ टोटल चार्ज Q एंड रेडियस R। कहने का मतलब क्या है कि मेरे पास एक स्फेरिकल शेल है कुछ इस तरीके से, जिसके ऊपर जो टोटल चार्ज है वो है Q और इसकी रेडियस है R। अब मुझे ये बात पता है कि अगर मेरे पास चार्ज स्फेरिकल शेल है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से होगी। रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से होगी। तो मुझसे सवाल में ये बात पूछी है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास है कैपिटल R से लेके इंफिनिटी तक, इसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड है। मतलब कोई स्पेसिफिक वॉल्यूम नहीं बोला, पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस पूरे रीजन के अंदर इसकी वजह से कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी, मुझसे सवाल में ये बात पूछी है। अब बात समझो कि एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो सबसे पहली बात मुझे कोई ना कोई एलिमेंट मानना पड़ेगा। ऐसे अगर मैं चीजों को सोचूंगा तो E तो हर जगह वैरी कर रही है, तो कोई ना कोई एलिमेंट एक जनरल पॉइंट पे मानना पड़ेगा, फिर उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तब जाके मेरे पास सिचुएशन सॉल्व होगी। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक वॉल्यूम मान रहा हूं और उसके अंदर से छोटा सा वॉल्यूम मानूंगा, उसके अंदर से कितनी एनर्जी स्टोर होगी वो निकालूंगा, छोटी सी एनर्जी, और फिर उसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो पूरे रीजन के अंदर मेरे पास कितनी एनर्जी स्टोर होगी वो निकल के आ जाएगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। अब छोटा सा वॉल्यूम मैं किस तरीके से मानूंगा ताकि उसके हर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम रहे। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम रहे ये मैं क्यों चाहता हूं, क्योंकि फॉर्मूला तो है हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग होगी तो कौन सी लिखोगे, यस और नो? बिल्कुल सही बात। तो मैं क्या कर रहा हूं कि इसके सेंटर से R डिस्टेंस दूर जाके एक स्फेरिकल एलिमेंट मान रहा हूं, और ये जो एलिमेंट मैं मान रहा हूं इसकी जो थिकनेस है वो है dr। अरे यार क्या कर रहा हूं कि यहां से R डिस्टेंस दूर जाके dr थिकनेस का एक छोटा सा वॉल्यूम मान रहा हूं। ये मेरे पास एक वॉल्यूम हुआ इस तरीके से, थोड़ा सा ये एक जगह से कम दिख रहा है, एक जगह से ज्यादा दिख रहा है, लेकिन ये सब एक जैसा ही है। ये एक वॉल्यूम माना मैंने। अब मेरा टारगेट है
इस वॉल्यूम के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड हुई। क्योंकि मेरे पास वॉल्यूम छोटा है तो एनर्जी स्टोर्ड भी छोटी होगी, तो मैं लिखने जा रहा हूं du बाय dv, du बाय dv इट विल बी इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। तो इट विल बी 1/2 एप्सिलॉन नॉट, सेंटर से स्फेरिकल शेल की वजह से r डिस्टेंस दूर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी k q बाय r का होल स्क्वायर, सॉरी k q बाय r स्क्वायर का होल स्क्वायर। यस और नो, बिल्कुल सही बात। अब आपके मन में तो सर ये अंदर की तरफ कुछ नहीं होगी, कि अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, तो एनर्जी स्टोर्ड भी मेरे पास हो जाएगी जीरो। अब अगर मुझे du लिखना है तो ये कितना होगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू के स्क्वायर, के स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर इनटू एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इनटू क्यू स्क्वायर इनटू r की पावर 4। और ये dv इस तरफ जाएगा, और dv होता क्या है, होगा क्या, ये जो हमने स्फेरिकल शेल माना जिसकी थिकनेस है dr, इसका वॉल्यूम छोटा सा वॉल्यूम, और वॉल्यूम कैसे लिखूंगा, एरिया इंटू थिकनेस। एरिया है मेरे पास 4 पाई r स्क्वायर और थिकनेस है मेरे पास dr। चलिए, तो ये एक एप्सिलॉन नॉट से ये एप्सिलॉन नॉट गया, पाई से एक पाई गया, 4 1 जा 4 4 जा, यस और नो, बिल्कुल सही बात। तो du मेरे पास जो निकल के आया वो निकल के आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगेन मेरे पास k हो गया, q स्क्वायर, ये r स्क्वायर से यहां बचा r स्क्वायर, तो k q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r स्क्वायर इनटू dr, ये मेरे पास du आया। अब अगर मुझे ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है या फिर ओवरऑल एनर्जी लिखनी है तो मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। सबसे पहला एलिमेंट मानूंगा r इक्वल्स टू कैपिटल R पे, और जो लास्ट एलिमेंट मानूंगा वो मानूंगा r इक्वल्स टू इंफिनिटी पे। तो अगर मुझे टोटल पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है तो इसको इंटीग्रेट कर दो, और इंटीग्रेट कहां से कहां तक, r इक्वल्स टू कैपिटल R से लेके r इक्वल्स टू इंफिनिटी तक। तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k q स्क्वायर बाय 2, 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1/r, तो माइनस तो बाहर आ जाएगा, 1/r कहां से लेके कहां तक, r से लेके इंफिनिटी तक। तो ये कितना हो जाएगा, -k q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 1/इंफिनिटी माइनस 1/कैपिटल R, 1/इंफिनिटी हो जाएगा 0, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये मेरे पास हो गया k q स्क्वायर बाय 2r। तो अगर आपने गौर से याद किया हो कि अभी हमने क्या बात पढ़ी थी कि सेल्फ एनर्जी, क्या वो भी मेरे पास स्फेरिकल शेल के लिए यही निकल के आती है, तो बस ये उसी को कहने का एक और तरीका है, दैट इज एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और या फिर कह लो सेल्फ एनर्जी। दोनों का मतलब यही होता है, हम पोटेंशियल एनर्जी की ही बात करते हैं। इट विल बी k q स्क्वायर बाय 2r। आई होप दिस थिंग इज clear to you, and this whole concept of self energy and energy density is clear to you। और ये जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया है एनर्जी डेंसिटी का, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर, ये भी आपको याद होना चाहिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द बेस्ट।